हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सीयूटी पीजी 2025 के क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, तो हम आज का पेपर देखते हैं कि आज देखते हैं कि सीयूटी पीजी का जो पेपर आया था वो कैसा आया था और उसका पेपर पैटर्न कैसा था। ठीक, पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से वो पता करना है। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। की एटमॉस्फेयर के द्वारा जो सी लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो 1004 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एयर प्रेशर इज टर्म्ड एज बैरोमेट्रिक स्लोप। तो जो रेट और डायरेक्शन है चेंज एयर प्रेशर के चेंज का, उसको बैरोमेट्रिक स्लोप कहते हैं। ठीक, द स्पेस बिटवीन आइसोबार्स ऑन अ मैप डिनोट्स द प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो आइसोबार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है मैप पे, वो प्रेशर ग्रेडियंट को डिनोट करता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि जो मैप पे जो आइसोबार्स होते हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट को डिनोट करता है। थर्ड लास्ट स्टेटमेंट हमारा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हाइट के साथ इंक्रीज करता है ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज करता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर द्वारा एक्सर्ट किया जाता है सी लेवल पे वो होता है 1013 मिलीबार। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एयर प्रेशर इज टर्म्ड एज बैरोमेट्रिक स्लोप। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो डायरेक्शन है और चेंज है एयर प्रेशर का, डायरेक्शन के एयर प्रेशर के डायरेक्शन के चेंज में और जो उसके रेट में जो चेंज होता है उसको बैरोमेट्रिक स्लोप का टर्म दिया जाता है। ठीक, और जितना सही बात है कि जो आइसोबार्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको प्रेशर ग्रेडियंट बताता है। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट मतलब बी और सी सही है। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है हाइट के साथ। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, ए बी एंड डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली और ए एंड डी ओनली। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी एंड सी ओनली, क्योंकि जो हमारा डी है वो तीनों में है और डी हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन मैराइन फिश प्रोडक्शन इन 2022 एज पर FAO 2022 रिपोर्ट। तो ये जो कंट्रीज हमारी दी गई हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एज पर मरीन फिश प्रोडक्शन। ठीक, तो कौन सी कंट्री है, इंडिया, नॉर्वे, चाइना, इंडोनेशिया। ठीक, तो जो सबसे पहले हमारी जो कंट्री होगी सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन जो हमारा है चाइना में, तो सी ऑप्शन। फिर सी के बाद कौन सा है हमारे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है चाइना के बाद। फिर इंडोनेशिया के बाद हमारा है इंडिया, ए ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो ये अगर आपको ऐसा कहीं दिख रहा हो तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट जिसमें सी डी ए बी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन 1931 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थॉर्नथवायर्ड डिपिक्टेड क्लाइमेटिक टाइप्स ऑन वर्ल्ड मैप। 1931 में जो थॉर्नथवायर्ड का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था वो क्लाइमेटिक मतलब कितने टाइप के क्लाइमेटिक टाइप्स को रिप्रेजेंट करता था वर्ल्ड मैप पे। मतलब तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कोपेन और थॉर्नथवाइट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप के क्लासिफिकेशन वो लोग मतलब बताए थे, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। जो थॉर्नथवाइट का जो क्लाइमेटिक टाइप जितने थॉर्नथवाइट बताए थे वो 32 था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, replaced the regional paradigm by initiating spatial organization paradigm। जो इसमें नीचे दिए गए कौन से जोग्राफर जो है स्पेशल मतलब रीजनल पैराडाइम को रिप्लेस कर दिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम को इनिशिएट करके। मतलब कि किस जोग्राफर का ये व्यू था और कौन जोग्राफर ये पैराडाइम दिए थे जिससे कि जो रीजनल पैराडाइम है वो रिप्लेस हो गया था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम्स थे। तो हमारे ऑप्शन है हार्टस्टॉन, वरेनियस, सेफर या फिर हेटनर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा
चौथा क्वेश्चन हमारा है रिप्लेस्ड द रीजनल पैराडाइम बाय इनिशिएटिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम। कौन से जोग्राफर रीजनल पैराडाइम को रिप्लेस करते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद? तो ये मतलब ये किसका कॉन्सेप्ट था, किस जोग्राफर का ये कॉन्सेप्ट था? तो ऑप्शन है हर्ट्सटॉन, वरेनियस, सेफर या फिर हेटनर। तो जो हमारे सेफर हो जाएंगे ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेफर के द्वारा ही स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा जोग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन है, तो ये आपका एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिपोर्टेड लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिप्लीशन ड्यूरिंग 2010 एंड 2020। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिप्लीशन जहाँ पे हुआ है 2010 और 2020 के दौरान? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या फिर नाइजीरिया। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील, ये सही है। मतलब ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिप्लीशन रिपोर्ट किया गया है लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रेनफॉल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की रेनफॉल के बारे में नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला ऑप्शन है हमारा मॉनसून रिट्रीट्स कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ सितंबर। तो जो हमारा मॉनसून है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से सितंबर के एंड तक कम्प्लीटली रिट्रीट हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो भी मानसून होती है वो सितंबर के एंड तक खत्म हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है द मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ इंडिया। ये है कि मानसूनल रेनफॉल जो होती है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो होती है डिक्रीज होती है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मानसूनल रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही होती है, जैसे कि मासीराम, और इधर वेस्टर्न साइड में मतलब हरियाणा, पंजाब, ये सारी जो साइड्स होती हैं यहाँ पे तो मतलब फिर भी कम रेनफॉल एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब हम देखेंगे कि हम मतलब इसमें से कोई ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो ए हमारा सही है, तो ए जो हमारा है चारों ऑप्शन में है, तो इससे इसे भी काम नहीं चलेगा। ठीक, बी को एलिमिनेट किए तो मतलब हमारा जो है पहला और दूसरा जो है ये नहीं होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब हमको देखना पड़ेगा कि सी और डी में से दोनों में पता होना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक, देखते हैं। तो सी वाला स्टेटमेंट, द नॉर्मल पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज जून। तो जो नॉर्मल पीरियड है मानसून के ऑनसेट का इंडिया के सदर्न पार्ट में वो जून है। तो ये भी बात हमारा स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि जो मानसून है वो इंडिया के सदर्न पार्ट में जून के स्टार्टिंग में हिट कर देता है। ठीक, डी स्टेटमेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन वेस्टर्न हिमालय इज हायर देन ईस्टर्न हिमालय। तो ये भी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट गलत ही है कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है हमारे वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालय। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए एंड सी ओनली, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस पीरियोडिस वॉज अ जीनियस क्रिएशन ऑफ। जो जेस पीरियोडिस बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ठीक, हिकेटियस, स्ट्रैबो, एराटोस्थेनीज, टॉलमी, ये सब कुछ फेमस बुक्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी कि मतलब कौन से स्कॉलर के द्वारा, कौन से जोग्राफर के द्वारा ये सारी बुक्स लिखी गई हैं। ठीक, तो जेस पीरियोडिस जो हमारी बुक है वो लिखी गई है हिकेटियस के द्वारा। ठीक, ये आपको मतलब इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन हमारा है इन डैश टोटल पॉपुलेशन इज व्यूड इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब नीचे दिए गए कौन सी जो पॉपुलेशन, कौन सी डेंसिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब जब हम टोटल पॉपुलेशन का रिलेशन अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन से शो करते हैं तो कौन सी डेंसिटी आती है हमारे पास? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अरिथमेटिक डेंसिटी, कंसंट्रेशन इंडेक्स या फिर प्राइमरी कंसंट्रेशन। तो जो हमारी ये जो है ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को हम टोटल पॉपुलेशन अपॉन अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन से शो करते हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के क्वेश्चंस और ऐसे मतलब बुक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ये सब हम BHU के PYQ में जब डिस्कस किए थे तो उसमें भी हम ये सब सारे क्वेश्चंस देखे थे कि उस टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक, तो ये मतलब ये सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आते ही रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्री मानसून रेनफॉल इन केरला एंड नेबरिंग एरियाज इज कॉल्ड एज। तो ये कुछ रेनफॉल के टाइप, मतलब रेनफॉल का कुछ नाम है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में। तो मतलब वो भी उस टाइप से भी क्वेश्चन है कि मतलब जो केरला और उसके नेबरिंग एरियाज में जो प्री मानसून रेनफॉल होती है उसको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम या फिर काल बैसाखी। तो जो केरला और उसके नेबरिंग एरियाज में जो प्री मानसून रेनफॉल होती है उसको हम चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। ठीक है,
अब ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये दोबारा मतलब ये सब आप इतना अच्छे से देखिए, इतना अच्छे से समझिए कि दोबारा आपको अगर ये क्वेश्चंस मिले तो आप एकदम सही करेक्ट आंसर कर पाएँ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनिशिएशन। नीचे जो कुछ रीजनल प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए गए हैं इंडिया में, जो इंट्रोड्यूस किए गए थे अलग अलग टाइम पे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फ्रंट, ठीक। और फिर ये नेक्स्ट जो है डीपीएपी है, डीपीएपी का मतलब हमारा है ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। क्या है? ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ठीक। नेक्स्ट हमारा डीडीपी है, डीडीपी का मतलब है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या मतलब है? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। नेक्स्ट हमारा NWDPRA, NWDPRA का है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट फॉर रेनफेड एरियाज, ठीक। उसके बाद जो हमारा जो BRGF है, जो बैकवर्ड ग्रांट रीजन फंड है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2015-16 के टाइम पे, ठीक। और ये डीपीएपी जो ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा 1973 से 1974 के टाइम पे। और जो डेजर्ट डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1977 के टाइम पे, ठीक। और NWDPRA जो है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 से 91 के टाइम पे। तो अब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, सबसे पहले कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले हमारा डीपीएपी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। डीपीएपी के बाद हमारा हो जाएगा डीडीपी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज। फिर नेक्स्ट हो जाएगा BRGF, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड। तो जो BCDA ये हमारा किस ऑप्शन में, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। नेक्स्ट ये है, इज डैश इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। इसमें से जो कुछ रिजेस दी गई हैं, इसमें से कौन सी रिज जो है इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। तो हमारा जो सिलेबस था उसमें हम देखे थे कि हमको ओशियंस के रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ना है। उसमें जो मतलब कौन कौन सी प्लेट्स हैं, कौन कौन मतलब किस ओशन में क्या रिजेस है, क्या ट्रेंचेस है, कौन से करंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आपको पेपर देख के पता चल रहा होगा कि ये जो ओशन के रिलीफ फीचर्स हैं वो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें से कौन सी रिज है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेसिल्स रिज। सेसिल्स रिज जो हमारी है वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बैंड ऑफन कैप्चर यूनिक इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंसेस इन टोपोग्राफिक एक्सपेक्ट्स इन माउंटेनियस एरियाज। इसमें से कौन सा बैंड है जो मतलब कैप्चर कर लेता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डिफरेंट टोपोग्राफिक एक्सपेक्ट माउंटेनियस एरियाज में, जो अलग अलग टोपोग्राफिक एक्सपेक्ट होते हैं, तो किस बैंड से हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। ग्रीन बैंड, ब्लू बैंड, रेड बैंड, या फिर थर्मल इंफ्रारेड। तो ये हमारा हो जाएगा थर्मल इंफ्रारेड। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन है कि मतलब कैसे हम पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये थर्मल इंफ्रारेड जो हमारा बैंड होता है वो डिफरेंट टोपोग्राफी को कैप्चर कर लेता है माउंटेनियस एरियाज पे, ठीक। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल्स इन प्रोफाइल इज नोन एज। जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल में जो रिलेशन होता है, प्रोफाइल जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, वर्टिकल एग्जेजरेशन, क्रॉस सेक्शन, या फिर सुपर इम्पोज प्रोफाइल। तो ये जो सुपर इम्पोज प्रोफाइल हो जाएगा ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुपर इम्पोज प्रोफाइल जो है ये प्रोफाइल का एक टाइप है। क्रॉस सेक्शन तो मतलब किसी चीज़ को किस तरीके से मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो प्रोजेक्टेड प्रोफाइल भी प्रोफाइल का ही एक टाइप है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वर्टिकल एग्जेजरेशन, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल में जो रिलेशन होता है वो हम वर्टिकल एग्जेजरेशन से हमको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड एंड इज कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट।
वर्ल्ड का कौन सा मतलब जो ऑप्शंस में रूट्स दिए गए हैं इसमें वर्ल्ड का कौन सा सबसे बिजिएस्ट रूट है और जिसको बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा है साउथ अटलांटिक सी रूट, केप ऑफ गुड होप सी रूट, द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, द पनामा कैनाल। जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट है और इसको बिग ट्रंक रूट भी हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ये लिस्ट वन में कुछ जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, लिस्ट टू में कुछ डेवलपर दिए गए हैं कि मतलब किसके द्वारा ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप किया गया है। ठीक, तो जो ये हमारा जो पहला है ग्राम, ग्राम एक जो है जीआईएस का सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो ग्राम जो है ये हमारा डेवलप किया गया है आईआईटी द्वारा। ठीक, और आईजीआईएस जो है आईजीआईएस ये सैक सैक द्वारा डेवलप किया गया है। ग्रास जीआईएस जो है यूएसए सीईआरएल द्वारा डेवलप किया गया है। और आर्क इन्फो ESRI द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, मतलब ये आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके कौन कौन से डेवलपर हैं ये सारे क्वेश्चंस मतलब ध्यान, ये तो मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मतलब आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। ए का फोर, ए का फोर, तो ए का फोर हमारा पहले में ही है तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मतलब इसमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। पहले इधर कुछ कंट्री दी हुई है और इधर जुवेनाइल पॉपुलेशन शेयर दिया हुआ है यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब किस कंट्री में कितना जुवेनाइल पॉपुलेशन का शेयर है। अंगोला, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। तो सबसे ज़्यादा जो जुवेनाइल पॉपुलेशन है वो किस कंट्री में है। ठीक, 40 मिनट का वीडियो बहुत ही हो जाए। तो फर्स्ट लिस्ट में हमको कुछ कंट्रीज दी हुई हैं और सेकंड लिस्ट में जुवेनाइल पॉपुलेशन का शेयर परसेंटेज। ठीक, तो किस कंट्री में कितना ज़्यादा परसेंटेज जो है जुवेनाइल पॉपुलेशन का है, तो देखते हैं इसको कि इसमें हमारा क्या सही होता है। ठीक, तो जो हमारा अंगोला है, अंगोला में हमारे जो है सबसे ज़्यादा जुवेनाइल पॉपुलेशन है जो कि 45% है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इंडिया, इंडिया में हमारा, हाँ जो इंडिया है हमारा, इंडिया में 25% जो है नाइल पॉपुलेशन है। ठीक, और जो चाइना है, चाइना में जो पॉपुलेशन जो है 18% है और साउथ कोरिया का जो नाइल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो 12% है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक, ए का थ्री, ए का थ्री किस में है, ए का थ्री तीन में है, पहले में भी है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है, तो तीसरा हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बी का वन, बी का वन तो पहले और दूसरे में है तो चौथा भी गलत हो जाता है। फिर सी का फोर, सी का फोर हमारा सेकंड ऑप्शन में है तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। सबसे ज़्यादा जुवेनाइल पॉपुलेशन अंगोला में है, देन इंडिया, देन चाइना, देन साउथ कोरिया। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम in prismatic compass surveying the difference in sorry in prismatic compass surveying the difference between the forward and backward bearings of a given line should always, मतलब जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो डिफरेंस होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बियरिंग का वो कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे किए गए होंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये आपको मतलब डेफिनेटली पता ही होगा कि प्रिज्मेटिक कंपास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बियरिंग में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो ये प्रिज्मेटिक, तो आज अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो से आप मतलब जान लीजिए कि कितना डिफरेंस होता है। तो ये है 180 डिग्री, मतलब प्रिज्मेटिक कंपास के फॉरवर्ड और बैकवर्ड बियरिंग में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें की तरफ रॉक का नाम दिया गया है और टाइप ऑफ रॉक दिया गया है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी रॉक सेडिमेंट्री है, कौन सी एक्सट्रूसिव इग्नियस है, कौन सी इंट्रूसिव इग्नियस है, कौन सी मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। तो जो हमारी एंडेसाइट रॉक है, ये एंडेसाइट जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक, और फिर नेक्स्ट हमारा जो गैब्रो है, ये गैब्रो हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक है, नेक्स्ट आर्गिलेशियस, आर्गिलेशियस जो है ये सेडिमेंट्री रॉक टाइप में आती है। नेक्स्ट फाइलाइट जो है, फाइलाइट जो है मेटामार्फिक रॉक्स है। ठीक, तो ये इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। एंडेसाइट, एंडेसाइट ए का टू, ए का टू किस में है, ए का टू हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक, बी, ए का टू, बी का फोर, सी का वन और डी का थ्री। तो आप देख रहे होंगे कि अब तक हमारे तीन क्वेश्चंस आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग के। तो मतलब अगर मैच द फॉलोइंग में अगर एक भी आपको मतलब इसमें जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं आप इसको देखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, अगर आपको इसमें से एक भी नहीं पता होता है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम आना चाहिए।
देखिए फिर से मैचिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक। इसमें एक तरफ क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ सर्वेइंग, दूसरी तरफ दिया गया पर्पस ऑफ सर्वेइंग, मतलब किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले जियोडेटिक सर्वेइंग है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, एयरो सर्वेइंग है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग है। तो सबसे पहले एयरो सर्वेइंग देखते हैं। एयरो सर्वेइंग मतलब सर्वे बाई हेलीकॉप्टर्स या फिर एरोप्लेन्स, मतलब कि हेलीकॉप्टर्स या फिर एरोप्लेन का यूज करके जो हम सर्वे करते हैं उसको एयरो सर्वेइंग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रोग्राफिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है, तो नेक्स्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, तो सर्वेइंग ऑफ वाटर बॉडीज, ये हमारा हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज्ड टू फिल अप द डिटेल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, तो इसका ये ऑप्शन सही है। जियोडेटिक सर्वेइंग में हम एक सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट को स्टैब्लिश करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, मतलब ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन अब सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया इन 2011 द शेयर ऑफ माइग्रेंट्स वाज हाईएस्ट इन इंडिया में जो 2011 के टाइम पे माइग्रेंट्स का शेयर किस स्ट्रीम में ज़्यादा था, मतलब कि इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन ज़्यादा था, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन ज़्यादा था, इंटर स्टेट माइग्रेशन ज़्यादा था, या फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा था। तो जो 2011 के टाइम में जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन था वो सबसे ज़्यादा था, ठीक। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है कोरल ओशिनोग्राफी से हमारा क्वेश्चन, डैश डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, किस मतलब कोरल रीफ के फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर नीचे दिया गया हुआ है, वो मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किस फैक्टर की वजह से कोरल्स की ग्रोथ नहीं होती है। पहला मॉडरेट सैलिनिटी, दूसरा मूविंग वाटर, तीसरा फ्रेश वाटर, चौथा सेडिमेंट फ्री वाटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोरल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो फ्रेश वाटर है वो कोरल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और फ्रेश वाटर मतलब कोरल का फॉर्मेशन फ्रेश वाटर में नहीं होता है, ठीक। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में जब हम मतलब पढ़ेंगे डिटेल में तो बताएंगे आपको, ठीक है। अभी तो आप पेपर पैटर्न देख रहे हैं, तो आपको मतलब किस किस क्वेश्चन से आ रहे हैं, मतलब ये हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक को टच कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है डैश इज द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, होता है अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉज्ड बाय अ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन की पोजीशन को शिफ्ट करते हैं तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो मतलब डिस्प्लेस्ड दिखती है हमको, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पैरालैक्स, क्रैब, टिल्ट या फिर ड्रिफ्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैरालैक्स, पैरालैक्स बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट फिर से मैचिंग का क्वेश्चन। मैचिंग में पहला लिस्ट हमारा है ऑयल प्रोडक्शन सेंटर, सेकंड लिस्ट है कंट्री, मतलब कौन किस कंट्री में कौन सा ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक है। तो देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है, धारान, किरकुक, मस्जिद सुलेमान, बुरगान, और इधर कंट्रीज हैं ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और इराक, ठीक। तो जो ये हमारा है, तो सबसे पहले किरकुक, किरकुक जो है एक फेमस है इराक का, ठीक। किरकुक को देख लेते हैं, ठीक। और मस्जिद सुलेमान जो है, मस्जिद सुलेमान ये हमारा ईरान का है, ठीक है। अब देखते हैं धारान, धारान कहाँ का है, धारान जो है ये कुवैत, कुवैत का ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है। नेक्स्ट हमारा बचता है बुरगान, तो बुरगान हमारा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको गलत, इसको क्या करें, इसी से कंटिन्यू करें, ठीक है। सो इसको अरेंज करते हैं थोड़ी देर। जिस पे रीच नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये मतलब लिस्ट वन को लिस्ट टू से फिर से मैच करना है। तो पहला हमारा लिस्ट में ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है, सेकंड हमारा लिस्ट में है कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धारान, तो जो धारान हमारा है वो सऊदी अरेबिया का ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक। नेक्स्ट जो किरकुक है, किरकुक हमारा है इराक का ऑयल प्रोडक्शन सेंटर, ठीक। और जो मस्जिद है सुलेमान है ये ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है। बचा हमारा बुरगान जो कि कुवैत का ऑयल प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक। तो इसमें से किरकुक और मस्जिद सुलेमान काफ़ी मतलब फेमस हैं, तो फिर किरकुक का इराक, मस्जिद सुलेमान जो है ईरान,
धहरान का सऊदी अरेबिया और बुर्गान का कुवैत। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होता है। ए का थ्री जो कि सेकंड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक, फिर बी का फोर जो इसमें भी सेम है। सी का वन सी का वन हमारा सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं द हाईएस्ट टाइडल रेंज इज ऑब्जर्व्ड इन। ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो टाइडल रेंज है वो कहाँ ऑब्जर्व की जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब इसमें ऑप्शंस हैं गल्फ ऑफ खम्बत, बे ऑफ फंडी, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ बोथनिया। तो जो हमारा बे ऑफ फंडी है उसमें हाईएस्ट टाइडल रेंज ऑब्जर्व होती है। ठीक, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन रेंजेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर on the basis of their normal frequency when mean is 1500 and standard deviation is 100। जब मीन 1500 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ए बी एंड सी डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको कैसे प्रोसेस है इसको मतलब अरेंज करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल वाज गिवन बाय जीके गिलबर्ट इन 1880। तो ये हमारा ये गलत है जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट था वो साइकिल ऑफ इरोजन में WM डेविस के द्वारा दिया गया था। ठीक, और मतलब एकदम जो शुरुआत का सबसे फर्स्ट जो बेस लेवल का जो वर्ड था, टर्म था, वो जॉन वेस्ली पावेल के द्वारा दिया गया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट है कि जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट था वो जीके गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि द टर्मिनस पॉइंट ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड टार्न। जो ग्लेशियर का टर्मिनस पॉइंट होता है उसको टार्न कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ग्लेशियर के टर्मिनस पॉइंट को स्नाउट या टो बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, स्नाउट या फिर टो। और जो टार्न जो टोपोग्राफी होती है, जो टार्न जो फीचर होता है वो ग्लेशियल का डिपोजिशनल फीचर होता है। ठीक, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, तो ए और बी स्टेटमेंट हमारा इसमें से गलत हो गया। तो देखते हैं अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है तो ए से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बी से ये ऑप्शन, लेकिन हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन जिसमें कि हमको सी और डी भी देखना पड़ेगा। ठीक, तो ड्राई कैंटर इज द इरोजनल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय विंड। ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि ड्राई कैंटर जो है एरिड टोपोग्राफी है, एरिड टोपोग्राफी का लैंडफॉर्म है। ठीक, तो जो ड्राई कैंटर है वो विंड का इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये हमारा सही है। फिर लेपीज इज द इरोजनल लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन हुआ है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, 27 में अगेन मैचिंग का क्वेश्चन। मैचिंग देखते हैं इसमें क्या मैचिंग है। इसमें दिया हुआ है एक तरफ ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, सेकंड दूसरी तरफ उनकी उनकी रिवर दी हुई है, मतलब किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो लोहित, ब्रह्मपुत्रा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है वो लोहित रिवर है। कोयना, कृष्णा, ये भी सही ऑप्शन है, मतलब सही करेक्ट मैच्ड है। ठीक, और फिर देखते हैं गिलगिट और स्पीति में से कि मतलब किसकी ये ट्रिब्यूटरी है। गिलगिट जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है या फिर सतलज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो जो हमारी गिलगिट है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है और स्पीति जो है वो सतलज की ट्रिब्यूटरी है। तो मतलब ये मैच है 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन 1 2 3 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टूर्स। कॉन्टूर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स का पता करिए। दे आर क्लोज्ड लाइंस, कॉन्टूर जो होते हैं क्लोज्ड लाइंस होते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, कॉन्टूर्स जो होते हैं क्लोज्ड लाइंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्टीपर द स्लोप डिस्टेंट द कॉन्टूर्स, मतलब कि जो स्लोप होगा जितना स्टीप होगा कॉन्टूर्स उतना दूर दूर होता है। तो नहीं, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि जो जब स्लोप जो स्टीप होगा तो कॉन्टूर्स बहुत ही पास पास में होंगे। ठीक, और जब कॉन्टूर्स दूर दूर होंगे तो स्लोप जो होता है वो जेंटल हो जाता है। दे शो अप इवन एवरी माइनर रिलीफ फीचर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, मतलब हर एक माइनर रिलीफ फीचर वो शो नहीं करते हैं। दे बेंड अप स्ट्रीम वाइल क्रॉसिंग अ रिवर, ये हमारा स्टेटमेंट जो डी वाला है ये सही है। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन है ए एंड डी ओनली, तो ए एंड डी ओनली हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देख रहे होंगे आप हमारा जो पेपर है उसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने वाला है और मैचिंग के 5-6 क्वेश्चंस तो हमारे अभी तक हम लोग देख ही चुके होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें से क्या है, इन यूएसए मेज इज डोमिनेटली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। यूएसए में जो मेज होता है वो मेनली इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है, तो ये गलत है। ठीक,
नेक्स्ट हमारा है द मोस्ट इसेंशियल क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर मेज कल्टीवेशन इज अ पीरियड ऑफ 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि जो मेज के कल्टीवेशन के लिए 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज हमको चाहिए होता है। और कॉटन रिक्वायर एटलीस्ट 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, तो ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट स्टेपल कॉटन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्सटाइल्स। जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन होते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का? हमारा डी एंड सी ओनली, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 30, फिर से मैचिंग का हमारे पास क्वेश्चन आ गया। पहले लिस्ट एक तरफ दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारे जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये किस जोग्राफर किस स्कॉलर के द्वारा दिए गए। सेकंड लिस्ट है स्कॉलर की, जॉनर डी वाया किस 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 स्कॉलर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो जो जॉनर डी वाया था वो पॉल विडार्ली लाब्लास का कॉन्सेप्ट था जॉनर डी वाया। टोपोफिलिया किसका कॉन्सेप्ट था? तो जो टोपोफिलिया कॉन्सेप्ट था वो हमारा था यूफू तुआन। ये हमारा थर्ड ऑप्शन से यूफू तुआन से मैच हो जाएगा। फिर एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमारा रिचर्ड हास्टन द्वारा दिया गया था। और लेवेंस्ट्रॉम मतलब होता है लिविंग स्पेस, ये कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक रैचल का था। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है A dash is one that connects two sides of a triangle to make a small triangle in one of the corners in chain tape surveying। मतलब जो कौन सी लाइन होती है जो दो ट्रायंगल की साइड्स को कनेक्ट करती है एक स्मॉल ट्रायंगल बनाने के लिए, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो अगर आप अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में प्लेन टेबल सर्वे किए रहे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा। ठीक, कि कौन मतलब कैसे करते हैं और क्या क्या उसमें मतलब लाइन को बोला जाता है, क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें। क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टाई लाइन बोलते हैं, लाइन ऑफ सर्वे बोलते हैं, टेप बोलते हैं, या फिर क्लोज ट्रावर्स बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टाई लाइन। इसको हम टाई लाइन बोलते हैं जो एक ट्रायंगल टू साइड दो मतलब ट्रायंगल की दो साइड को एक साइड से कनेक्ट करता है एक स्मॉल ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक, तो उसको हम टाई लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई होगी? पोलर एरियाज में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में, डोलड्रम्स में, या फिर हॉर्स लैटिट्यूड में। तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो हमारी सबसे ज़्यादा होगी डोलड्रम्स में। ठीक, डोलड्रम्स जो होता है वो इक्वेटर के पास वाला बेल्ट होता है। ठीक, जो एकदम शांत जोन होता है उसको हम डोलड्रम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द करेक्ट अजम्पशंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड जो इसमें दिए गए जो अजम्पशंस हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ द रेसिडुअल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो रेसिडुअल की वैल्यूज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर की, ये भी स्टेटमेंट सही है। द वैल्यूज ऑफ रेसिडुअल्स हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नहीं, जो रेसिडुअल्स की जो वैल्यू होती है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक, वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो वेरिएंस होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऑल वैल्यूज से अलग होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा ए एंड बी ओनली, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। इसमें से जो दिए गए वॉल्केनोज हैं इसमें से मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? जो हमारा स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है इसको मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस कहा जाता है। और स्ट्रोम्बोली जो माउंटेन है वो इटली में है। ठीक, नेक्स्ट है डैश सेड दैट रिसोर्स डज नॉट रेफर टू अ थिंग और सबस्टांस। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि रिसोर्स डज नॉट रेफर टू अ थिंग और अ सबस्टांस, कि किसका स्टेटमेंट है? डैशमैन का स्टेटमेंट है, गिन्सबर्ग का स्टेटमेंट है, जिमरमैन का स्टेटमेंट है, या फिर चैपमैन का स्टेटमेंट है? तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो जिमरमैन का स्टेटमेंट है कि रिसोर्स जो है किसी थिंग या सबस्टांस को रिफर नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ डैश विंड इन लोकल लैंग्वेज इज स्नो ईटर। नीचे दिए गए जो विंड्स का नाम है उसमें से किस विंड को लोकल लैंग्वेज में स्नो ईटर बोलते हैं? चिनूक, मिस्ट्राल, या फिर जोंडा। तो जो चिनूक है ये रॉकी माउंटेन के मतलब ऊपर बहती है और इसको स्नो ईटर बोलते हैं। ठीक, और जो ये हमारी हरमटान है
को हम डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, तो आगे हम मतलब देखेंगे कि किस लोकल विंड का क्या क्या नाम है, उसको किस किस नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम को किस स्कॉलर के द्वारा टर्म इकोसिस्टम जो टर्म है वो क्वाइन किया गया था, वो बैरोज, टेंसले, ऑडम या फिर हैकल। ठीक, तो जो हमारे टेंसले थे उनके द्वारा इकोसिस्टम टर्म क्वाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग सैटेलाइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग। इन जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है उनके लॉन्चिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मतलब कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, देन उसके बाद कौन सी, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी। तो सबसे पहले हमारी जो सैटेलाइट है वो ERTS-1 जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सबसे पहले ये लॉन्च की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्पॉट 1। ठीक, स्पॉट 1 का लॉन्च ERTS-1 के लॉन्च के बाद हुआ था। फिर हमारा सी ऑप्शन IRS-1, इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा जो अभी रिसेंट का लॉन्च है वो है क्विक बर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, BACD, किस में है, BACD हमारा सेकेंड ऑप्शन में, तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हीट आइलैंड। हीट आइलैंड जो अर्बन हीट आइलैंड होता है उसके बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स दिए गए करेक्ट हैं। द टेम्परेचर इन लार्ज सिटीज डिक्रीजेज स्लोली फ्रॉम सिटी सेंटर टुवर्ड्स कंट्री साइड। जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनके सेंटर से जब हम कंट्री साइड की तरफ मूव करते हैं, मतलब आउट ऑफ सेंटर मूव करते हैं, तो टेम्परेचर जो होता है धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक, तो हाँ ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि मतलब जो सिटी के सेंटर से जब हम आउटवर्ड मूव करते हैं कंट्री साइड की तरफ, तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सिटी सेंटर कम होता है। ठीक, नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग्स एंड पेव्ड सरफेस कंट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हीट आइलैंड। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है कि मतलब एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होना, बिल्डिंग के बीच में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होना, और जो पेव्ड सरफेस हैं मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे कुछ भी, तो इसलिए वहाँ पे हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड आउटर पार्ट इज मोर प्रोनाउंस ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट है हीट आइलैंड सिचुएशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू समर सीजन एंड दे डू नॉट प्रिवेल इन विंटर सीजन। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, जो हीट आइलैंड सिचुएशन है वो सिर्फ समर सीजन में होती है। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13 क्वेश्चन का, ये थर्ड ऑप्शन हमारा A एंड B ओनली सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द सेकंड मेजर एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन में जो सेकंड मेजर एलिमेंट है वो कौन सा है? तो मतलब अगर आप PHU वाली PYQs वाली सीरीज देखे होंगे तो उसमें भी मैं आपको ये बताई हूँ, सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है वो सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद देन सिलिकॉन है, देन एल्युमिनियम है, और तब आयरन है। आयरन का सबसे अर्थ क्रस्ट में सबसे लो कंपोजिशन है। ठीक, तो जो सबसे सेकंड मेजर एलिमेंट है वो हमारा सिलिकॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है एसिड रेन इज द आउटकम ऑफ पॉल्यूशन। एसिड रेन किस पॉल्यूशन का आउटकम होता है? वाटर पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, लैंड पॉल्यूशन का, या फिर सोशल पॉल्यूशन का? ठीक, तो जो हमारा एसिड रेन है वो एयर पॉल्यूशन का आउटकम होता है, क्योंकि एयर में जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो फिर हमको मतलब एसिड रेन होती है। ठीक, नेक्स्ट है रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर ये किस ईयर में पब्लिश की गई थी? ठीक, तो जो ये रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पब्लिश की गई थी। किस ईयर में? 1987, 1992, 1997 या फिर 2005। तो ये 1987 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट विच आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू वेलफेयर ज्योग्राफी। फॉलोइंग स्टेटमेंट में से हमको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वेलफेयर ज्योग्राफी के रेफरेंस में, वो पता करना है। वेलफेयर अप्रोच इमर्ज एज अ रिएक्शन टू पोस्ट मॉडर्निज्म। जो वेलफेयर अप्रोच है वो पोस्ट मॉडर्निज्म के रिएक्शन के मतलब एज अ रिएक्शन इमर्ज हुई है। क्या स्टेटमेंट हमारा सही है? तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि जो वेलफेयर अप्रोच है मतलब नॉट करेक्ट है ना, मतलब तो ये स्टेटमेंट हमारा मतलब सही है कि ये जो रिएक्शन है वेलफेयर अप्रोच है वो पोस्ट मॉडर्निज्म के रिएक्शन में इमर्ज हुई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो मतलब इस ऑप्शन ने तो ये पूछा है ना कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इट वाज कंसर्न विद
क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटीज एंड सोशल जस्टिस। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि इट वाज कंसर्न विद क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटीज एंड जस्टिस। जो वेलफेयर ज्योग्राफी का कंसर्न क्या था कि इनइक्वालिटीज और सोशल जस्टिस हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट है मार्क्सिज्म प्रोवाइडेड अ फर्म थ्योरेटिकल बेस फॉर द वेलफेयर मूवमेंट इन ज्योग्राफी। तो ये कह रहा है कि जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो वेलफेयर ज्योग्राफी के मूवमेंट को एक बेस प्रोवाइड, थ्योरेटिकल बेस दे रहा था। तो ये मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक, नेक्स्ट है अ जर्नल ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी एंटी पोस्ट वाज लॉन्च्ड इन 1969। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे वेलफेयर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग गलत हैं। ठीक, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। नेक्स्ट है ये जो फीचर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है टोपोग्राफिकल सीट पे। तो अगर आप टोपोग्राफिकल सीट देखे होंगे हाँ, टोपोग्राफिकल सीट अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब बताया गया होगा कि कौन से मतलब टोपो शीट को पढ़ते कैसे हैं और उसमें कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा जो ये जो डायग्राम है हमारा, ये इनहैबिटेड सेटलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये सेटलमेंट है इसमें मतलब ये इनहैबिटेड है। ठीक, नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ थियोडोलाइट कैरीज 2 वर्नियर। थियोडोलाइट का कौन सा पार्ट जो है दो वर्नियर कैरी करता है। इंडेक्स बार, स्पिंडल्स, टेलीस्कोप या फिर लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो इंडेक्स बार होता है थियोडोलाइट का वो दो वर्नियर को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट यूटिलाइजेज द आयरन रिजर्व्स ऑफ विच एरिया। जो भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट है वो किस एरिया के आयरन और रिजर्व्स को यूज करता है। बोलानी, केमानगुंडी, तालचेर या गुरु महिसानी। ठीक, तो जो ये केमानगुंडी रिजर्व है, केमानगुंडी आयरन ओर का एरिया है, ये यहाँ से मतलब जो भद्रावती स्टील आयरन एंड स्टील प्लांट है यहाँ से आयरन ओर को यूटिलाइज करता है। ठीक, केमानगुंडी माइन से लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेज विद हाइट इज कॉल्ड। मतलब इस कंडीशन को क्या कहते हैं जब ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ जो होता है टेम्परेचर वो इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल लैब स्टेट, ड्राई एडियाबेटिक लैब स्टेट, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैब स्टेट। तो नहीं, तो जो ये हमारी जो कंडीशन है कि हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फियर में, इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, डैश स्वेल इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्राजोनल स्वेल। कौन सी स्वेल जो है इंट्राजोनल स्वेल का एग्जांपल है। रेड स्वेल, लिट्राइट स्वेल, एलुवियल स्वेल या फिर ब्लैक स्वेल। तो जो हमारी ब्लैक स्वेल है वो इंट्राजोनल स्वेल का एग्जांपल है। ठीक, नेक्स्ट द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2022-2023 वॉज। लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अभी भी जो उत्तर प्रदेश है वही शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट मतलब शुगर केन प्रोडक्शन में लीड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द जीपीएस रिसीवर इक्विपमेंट। मतलब कौन सा सेगमेंट जो है वो जीपीएस रिसीवर इक्विपमेंट को मतलब जीपीएस रिसीवर इक्विपमेंट के साथ जुड़ा होता है। मिलिट्री सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट या यूजर सेगमेंट। तो जो कि रिसीवर इक्विपमेंट है तो ये हमारा यूजर सेगमेंट से जुड़ा होता है। ठीक, रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट है द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय। जो ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस थी वो किसके द्वारा दी गई थी। होले, जीन, जेफरी या फिर स्मिथ। तो ये हमारी इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस स्मिथ के द्वारा दी गई थी। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब सिलेबस के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, जिसकी ये क्वेश्चन हमारा सोलर सिस्टम वाले टॉपिक से है। ठीक, ओरिजिन ऑफ अर्थ वाले टॉपिक से कि जो कौन कौन सी हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हमारा है डैश स्टेटेड दैट नो रेशनल ह्यूमन ज्योग्राफी कैन एग्जिस्ट विच इज़ नॉट बिल्ट अपॉन एंड सब्सिक्वेंट टू फिजिकल ज्योग्राफी। ये स्टेटमेंट किसका था कि कोई भी ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसको किसी फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर नहीं बिल्ड किया गया हो। ये स्टेटमेंट किसका है, हंटिंगटन का, मैकाइंडर का, सैंपल का या फिर स्पाइकमैन का। तो जो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा मैकाइंडर का स्टेटमेंट है। ये आपको एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक होगी उसमें ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज मिल जाएगा कि मैकेंडर का स्टेटमेंट है कि नो रेशनल ह्यूमन ज्योग्राफी, नो रेशनल ब्रैकेट में ह्यूमन ज्योग्राफी कैन एग्जिस्ट विच इज नॉट बिल्ट अपॉन एंड सब्सिक्वेंट टू फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, नेक्स्ट है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। मैग्नीज का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया, गैबॉन, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका। तो कौन है जो मैग्नीज का लीडिंग प्रोड्यूसर, मैग्नीज का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है साउथ अफ्रीका है। ठीक, नेक्स्ट है
in dash fold the two arms of the fold become parallel and the axial plane becomes horizontal। किस फोल्ड में जो फोल्ड की जो दो आर्म्स होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं और जो प्लेन हो जाता है वो एक्सियल प्लेन हो जाता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सिमेट्रिकल फोल्ड में या फिर सिमेट्रिकल फोल्ड में, रिकम्बेंट फोल्ड में या फिर एसिमेट्रिकल फोल्ड में, ठीक। कौन सा फोल्ड है, ठीक। तो हम इसको देखते हैं कौन सा फोल्ड है जिसमें कि उसकी दोनों आर्म्स जो होती हैं पैरेलल हो जाती हैं और एक्सियल प्लेन जो हो जाता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिकम्बेंट फोल्ड जिसमें कि दोनों आर्म्स उसकी पैरेलल हो जाती हैं फोल्ड की और एक्सियल प्लेन के हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। जो नीचे दिए गए कंट्रीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनके अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के टर्म्स में। इंडिया, टर्की, चिली, श्रीलंका, इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है। तो जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है वो हमारी चिली है, मतलब सी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद हमारा है टर्की, मतलब कि बी ऑप्शन। देन हमारा है इंडिया और देन है श्रीलंका, ठीक। तो सी बी ए डी ये हमारा चौथे ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश फैमिली लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाई 19.64% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। कौन सी ऐसी फैमिली लैंग्वेज है जो कि 19.64% लोग बोलते हैं इंडिया में 2011 सेक्शन के 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ड्राविडियन, इंडो आर्यन, सीनो टिबेटन या फिर ऑस्ट्रिक। तो जो हमारी ड्राविडियन लैंग्वेज है वो 19.64% लोग बोलते हैं इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा बाय विच वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ ऑफ स्केल 1:6000 is taken from an altitude of 3000 feet above local data। रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन, मतलब एरियल फोटोग्राफी का क्वेश्चन अगेन कि मतलब इसमें जो है स्केल दिया गया है हमारा और हाइट दी हुई है और हमको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है कैमरे का। तो जो स्केल का फॉर्मूला होता है स्केल इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन हाइट। तो हमारी स्केल दी हुई है 1:6000, ठीक। और ये फोकल लेंथ हमारा फाइंड करना है और हाइट दी हुई है 3000 फीट, 3000 फीट है, ठीक। तो अब ये फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 फीट, ठीक। तो अब ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं ये इंचेस में दिए गए हैं, तो 0 मतलब 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच हो जाएगा, तो 0.5 फीट कितना हो जाएगा, 0.5 फीट हो जाएगा 6 इंचेस, ठीक। 6 इंचेस हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो ये हमारा 57 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन डेटा। मीन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है, मतलब इस डेटा का हमको मीन कैलकुलेट करना है। तो इधर जो रेनफॉल दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ स्टेशन दिए हुए हैं, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा। मीन इज इक्वल टू, तो जब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ रहा है आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा 6 mm, जो कि सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग जोग्राफिकल वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी बाय हैकेट, पोस्ट मॉडर्न जोग्राफीज, द रीअसर्शन ऑफ स्पेस इन सोशल थियरी, नेचर ऑफ जोग्राफी और सोशल जस्टिस एंड द सोसाइटी। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट जो जोग्राफिकल वर्क हैं वो कैसे कैसे मतलब किस ऑर्डर में आए हैं, मतलब किस ऑर्डर में आए हैं, ठीक। सबसे पहले कौन सा वर्क था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है सबसे पहले नेचर ऑफ जोग्राफी, मतलब जोग्राफी का नेचर क्या होता है, मतलब सी ऑप्शन। देन हमारा लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी हुआ, मतलब कि ए ऑप्शन। देन है हमारा सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न जोग्राफीज, रिसर्च ऑफ स्पेस इन सोशल थियरी, ठीक। तो ये हमारा CADB मतलब कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। हिमाचल प्रदेश इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज हायर इन हरियाणा एज कम्पेयर टू कर्नाटका, गलत है। असम इज मोर अर्बनाइज्ड एज कम्पेयर टू राजस्थान, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा A एंड B ओनली, मतलब जब आप अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो ये आप अभी तक यही डेटा चल रहा है कि गोवा मोस्ट अर्बनाइज्ड है और हिमाचल प्रदेश लीस्ट अर्बनाइज्ड है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा अगेन मैचिंग का क्वेश्चन, इधर डिपॉजिट दिए हुए हैं और इधर टाइप दिए हुए हैं कि मतलब कौन सी डिपॉजिट, मतलब ये ओशनिक डिपॉजिट्स का क्वेश्चन है। रेडियोलियन डिपॉजिट, मोनोजाइट डिपॉजिट, प्यूमाइस, टेरोपॉड, ये मतलब किस टाइप ऑफ डिपॉजिट में आते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा एक रेडियोलियन का सिलीसियस सिलीसियस टाइप में आता है रेडियोलियन डिपॉजिट। मोनोजाइट जो हो जाएगा ये टेरिजेनियस डिपॉजिट हो जाएगा। प्यूमाइस जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वॉल्केनिक डिपॉजिट। और टेरोपॉड टेरोपॉड जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्सेरियस डिपॉजिट। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है हमको, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और इधर टाइप दी गई है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप के हैं। तो ऑटोट्रॉप्स हमारे होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड ऑप्शन। हर्बीवरस जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। जो कार्निवरस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और ओमनीवरस जो होते हैं सेकेंडरी कार्निवरस दिया हुआ है। तो ठीक है, 62 का हमारा कौन सा ऑप्शन है, टू ए का टू मतलब कि थर्ड ऑप्शन, 62 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट में हम आते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। मार्मागांव इज अ पोर्ट सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी इस्चुरी। जो मार्मागांव पोर्ट है वो जुआरी इस्चुरी के एंट्रेंस पे लोकेटेड है। ठीक है, तो जो ये हमारा स्टेटमेंट है पहला, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू इस पोर्ट इज द कंट्रीज फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट एंड इज डेजिग्नेटेड एज एशियाज एनर्जी पोर्ट। तो स्टेटमेंट गलत है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 इज इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। ठीक, ये कोंकण रेलवे कनेक्ट्स रोहा इन महाराष्ट्र टू मंगलोर इन कर्नाटका, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए और डी हमारा सही है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। ठीक, कौन सा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर मैचिंग का क्वेश्चन है। स्टेट किस लेवल में, किस स्टेट में कितना अर्बनाइजेशन का क्या लेवल है। ठीक, वेस्ट बंगाल में कितना है, बिहार में कितना है, तमिलनाडु में कितना है और केरला में कितना है। ठीक, तो देखते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे 64 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है वो तमिलनाडु में है, फिर केरला में है। ठीक, और फिर जो है वेस्ट बंगाल में जो है 11 वेस्ट बंगाल में जो है 31.89 है और बिहार में 11.30 है। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन 64 का सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर विंड वेलोसिटी। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किस ट्रॉपिकल साइक्लोन की कितनी वेलोसिटी मतलब है। सबसे पहले हमारा इंसिपिएंट डिस्टर्बेंसेस क्या है, ट्रॉपिकल है, इंसिपिएंट डिस्टर्बेंसेस है, मेजर हरिकेन है और ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है बी जो कि इंसिपिडेंट डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। फिर हमारा ए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। फिर हो जाएगा हमारा मेजर ह्यूरिकेन जो कि सी, बी ए डी सी। 65 का क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखते हैं क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर विंड वेलोसिटी। मतलब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में उनकी विंड वेलोसिटी के इंक्रीज अरेंज करना है कि मतलब विंड वेलोसिटी किस साइक्लोन में सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो कि इंसिपिएंट डिस्टर्बेंसेस हैं। ठीक, देन हो जाएगा कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ठीक, डी ऑप्शन। देन हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ए ऑप्शन। देन मेजर हरिकेन, सी ऑप्शन। तो जो हमारा बी डी ए सी, ये हमारा जो पहला ऑप्शन है 65 का वो सही हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है कौन से इंस्ट्रूमेंट है और क्या इफेक्ट है। ठीक, एनीमोमीटर क्या मेजर करता है, कोरिलेस फोर्स क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ठीक, तो जो कोरिलेस फोर्स है डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ विंड, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है क्या है, एक सेकेंड, एनीमोमीटर जो हमारा विंड स्पीड मेजर करता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है स्पीड का विंड के स्पीड को रिड्यूस करता है। ठीक, तो जो हमारा 66 क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन मतलब ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन वेट ऑफ लिविंग मटेरियल्स इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। कौन सा पिरामिड जो होता है लिविंग मटेरियल के वेट पे डिपेंड करता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में। तो ये
ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हमारा बायोमास हो जाएगा। मतलब जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो लिविंग मटेरियल के वेट पे डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट है डैश ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमंग्स वेल्स ऑफ इंडिया। मतलब ये जो हमारी एलुवियल सोल होती है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन अलॉन्ग सक्सीडिंग पैरेलल डैश पोलवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब मेरिडियन के बीच की जो डिस्टेंस है एज हम इक्वेटर से पोलवर्ड बढ़ते हैं तो इंक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है, पहले इंक्रीज करती है, देन डिक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि वो डिक्रीज करती है। ठीक, नेक्स्ट है द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज हेडक्वार्टर्ड एट। जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मिन्स्क में है, ब्राजील्स में है, दुबई में या फिर वियना में है। तो जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वो वियना में। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है द डैश फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। कौन सी लाइन है जो डिमार्केट करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री को? 28 पैरेलल, 18 पैरेलल, 38 पैरेलल या फिर 48 पैरेलल? तो ये 38 पैरेलल है। ठीक, नेक्स्ट है आर एक्स वाई इज द पैरामेट्रिक मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन। जो ये आर एक्स वाई है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मतलब कुछ किस दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को बता रहा है? नॉमिनल एंड रेशियो स्केल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल या फिर ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल? तो ये इंटरवल एंड रेशियो स्केल के रिलेशन को बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इन इंडिया नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च इन। इंडिया में नेशनल सोलर मिशन को कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2014, मार्च 2017, जनवरी 2010 या फिर अगस्त 2020? तो जो ये नेशनल सोलर मिशन है ये जनवरी 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कॉपर माइंस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है कॉपर माइन को। मतलब नॉर्थ सबसे मतलब नॉर्थ से साउथ सबसे पहले कौन सबसे ऊपर कौन सी है, फिर मतलब सबसे नॉर्थ में है फिर साउथ में। ठीक, तो ये हमारा इसको हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले खेतरी माइंस है ये मतलब ऊपर है, फिर उसके बाद है मलंज खंड, ये ऑप्शन मलंज खंड माइन, फिर देन है हमारी अग्निगुंडाला माइंस, देन है जो है ममंडूर माइंस जो है ऐसे ही लोकेटेड ABCD। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 75 नंबर का क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग साल्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन कंपोजिशन ऑफ ओशन वाटर। ये ओशन वाटर में किस साल्ट का कितना कंपोजिशन है इस पर भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा साल्ट प्रेजेंट है? तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे पहले, देन मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, देन उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट के बाद हमारा प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के बाद तब आता है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन BDCA प्रेजेंट आ जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। हम अपने मतलब CUT PG का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस कर लिए। और आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगेगा आप जैसा भी आप कुछ अच्छा लगा तो आप वो भी बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही कुछ कोई और चीज़ें जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक एक टॉपिक वाइज हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।